हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियर एफबीएच। ये दूसरी वीडियो है। पहला पार्ट हमने बनाया था सम बेसिक टर्म्स फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो ये दूसरा वीडियो है उसी का। पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे रहा हूं लिंक, उस पे जाके पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। तो यहां पे दोस्तों हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जब आप साइट पे जाएंगे, किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाएंगे, किसी फर्म में जाएंगे, आपको एटलीस्ट ये टर्म्स पता होनी चाहिए ताकि आपको आगे कभी कोई परेशानी ना हो। कोई आपको किसी टर्म से बुलाए कि ये चीज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है एक्चुअल में। तो वही हम आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली जो टर्म आज यहां पे हमारे पास है वो है आरएफआई। आरएफआई क्या होती है दोस्तों? जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे ड्राइंग आपके पास है और आप साइट को सुपरवाइज कर रहे हैं, कहीं पे आपका ड्राइंग मैच नहीं हो रहा है साइट से, आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट रेज करते हैं, उसको कहते हैं आरएफआई, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी क्लाइंट कंपनी है या जो आपका मैन कॉन्ट्रैक्टर है, आप उसको एक आरएफआई रेज करते हैं, उनको पूछते हैं कि यहां पे मेरे को लग रहा है कि कुछ डाटा मिसिंग है या कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे लिए। तो उस तरह से आप एक आरएफआई रेज करते हैं, उसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है एनसीआर। एनसीआर होती है दोस्तों नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट। नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट क्या होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने एक कंक्रीट किया हुआ है किसी स्ट्रक्चर का और उसकी शटरिंग जो है वो कहीं पे लूज हो गई है और वहां पे बल्जिंग आ गई है, तो कल को जब आप लोगों का क्लाइंट आएगा, उसको वहां पे डिफेक्ट दिखेगा, वो एक एनसीआर आपकी कंपनी के खिलाफ रेज करेगा, नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट रेज करेगा कि आपने अकॉर्डिंग टू जो ड्राइंग था उस हिसाब से काम नहीं किया है, आपके काम में कुछ गलती है, आपको ये गलती रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। या कहीं पे आपकी कंक्रीट में हनीकॉम्ब आ गया, तो वो उसके लिए भी एनसीआर रेज कर सकता है। मतलब आप अकॉर्डिंग टू जो ड्राइंग्स है, अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड्स है, उस हिसाब से अगर काम नहीं कर रहे तो उस टाइम पे एनसीआर रेज होती है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क। जब आप किसी भी अच्छी फर्म में काम करने जाते हो दोस्तों, तो आपको पहले ही सुबह जब आप साइट पे जाओगे, पहले एक परमिट, एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है जिसको कहते हैं परमिट टू वर्क। वो आपको साइन करवाना पड़ता है सेफ्टी डिपार्टमेंट से, हेल्थ एंड सेफ्टी एचएससी डिपार्टमेंट से, और वो आपको बताते हैं कि आप काम शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी एरिया में कोई काम कर रहे हो, तो उस एरिया से कोई व्हीकल का मूवमेंट जो है वो उस टाइम के लिए रोक दिया जाएगा, या कुछ और प्रॉब्लम्स होगी उनको रोक दिया जाएगा, तो ताकि आपका जो काम है आसानी से आप कर पाए उस जगह पे, उस साइट पे। तो उसके बाद आता है आईआर, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। ये क्या होती है? जब आपने कोई अपनी साइट पे आपकी कोई स्लैब रेडी हो गई है, अब आपको उसकी कंक्रीटिंग करने के लिए जाना है, तो उससे पहले आपको इसको इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है आपके क्लाइंट से या आपके मैन कॉन्ट्रैक्टर से। तो आप एक डॉक्यूमेंट रेज करते हो, उसको कहते हैं आईआर या इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। वो जाती है उनके डिपार्टमेंट के पास, वहां से उनके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले लोग या उनके कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स आपकी साइट पे आएंगे, वो आप देखेंगे कि आपका जो भी काम है वो रेडी है कि नहीं, उसके बाद वो साइन करेंगे, उसके बाद ही आप अपनी कंक्रीटिंग या कोई और एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों एमएस, मटेरियल सबमिटल। एमएस क्या होता है? मटेरियल सबमिटल। दोस्तों जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारे मटेरियल वहां पे यूज कर रहे होते हैं। तो ये मटेरियल जो आप वहां पे यूज कर रहे होते हैं, वो आपको पहले ही मटेरियल साइट पे लाने से पहले एक डॉक्यूमेंट होता है, एक बड़ा फाइल सा डॉक्यूमेंट होता है जिसको मटेरियल सबमिटल कहते हैं। उसमें उस मटेरियल की पूरी जांच पड़ताल करके थर्ड पार्टी की तरफ से करके आई हुई होती है कि ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है ये मटेरियल कि नहीं। जो आईएस कोड, जो कोई और कोड हम यहां यूज कर रहे हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है इस मटेरियल का कि ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए, ये उस स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, वो उस मटेरियल सबमिटल में लिखा होता है। जब वो मटेरियल सबमिटल आपका अप्रूव हो जाता है, उसी के बाद आप वो वाली मटेरियल को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एमएसडीएस। ये क्या होता है? ये होता है एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। कौन सा भी मटेरियल, कौन सा भी केमिकल आप अपनी साइट पे यूज कर रहे हैं, उसके साथ में एक डाटा शीट आती है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट।
उसमें लिखा होता है उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में कि अगर आप ये केमिकल यूज करोगे तो आपको हैंड ग्लोव्स लगा होना चाहिए, आपको आंखों में चश्मा लगा होना चाहिए, या नोज के ऊपर मास्क लगा होना चाहिए। ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। वो डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं MSDS। ये हर एक मटेरियल के साथ होता है और ये पहले सबमिट करना पड़ता है सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ, और सेफ्टी डिपार्टमेंट आपको फिर उसी हिसाब से जो आपके वर्कर्स हैं उनको नॉलेज देते हैं कि क्या क्या चीज आपको यूज करनी है यहाँ पे, क्या चीज यहाँ पे यूज नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है ASTM। ASTM क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स। ये एक कोडल प्रैक्टिस है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स। इसके हिसाब से हमारे जो मटेरियल्स है वो टेस्ट किए जाते हैं और उनको देखा जाता है कि ये इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं मटेरियल कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आता है TMT, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट। थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट हम कहां पे करते हैं? आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया। थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट हम रिइंफोर्समेंट को करते हैं। जो रिइंफोर्समेंट हम साइड पे यूज करते हैं उसको हम थर्मोमैकेनिकली ट्रीट करते हैं और उसके बाद वो हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंट बन जाता है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ जाती है। ये होता है TMT। उसके बाद होता है RCC, रिइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट। ये आपको पता ही है। RCC मतलब स्टील भी जिसमें यूज होता है, कंक्रीट भी यूज होता है, उसको कहते हैं हम RCC वर्क, यानी कि रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क। उसके बाद आता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक प्लानिंग का मेथड है जो हम प्लानिंग करते हैं किसी साइट की कंप्लीशन के लिए, उसमें ये मेथड आता है, उसको कहते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड। उसके बाद आता है FFL। FFL होता है दोस्तों फिनिशिंग फ्लोर लेवल। फिनिशिंग फ्लोर लेवल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई फ्लोर है उसकी एक लेवल दी होती है, टॉप लेवल क्या है उसकी, जहां पे इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, टाइलिंग का टॉप जो होगा उसको ही हम कहते हैं फिनिशिंग फ्लोर लेवल। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास PVC। 3 तरह के हमारे पास पाइप्स होते हैं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा, आप साइट पे जाओगे वहां पे 3 तरह के पाइप्स मोस्टली यूज होते हैं। PVC पाइप, उसके बाद आता है GRP पाइप और उसके बाद आता है GRE। PVC क्या होता है दोस्तों? पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। ये ब्लैक कलर की पाइप मोस्टली होती है तो इनको कहते हैं हम PVC पाइप। और GRE पाइप क्या होता है? ग्लास रिइंफोर्स्ड पाइप्स। ग्लास रिइंफोर्स्ड पाइप्स को कहते हैं हम GRE पाइप्स और GRP पाइप्स। उसके बाद आती है ग्लास रिइंफोर्स्ड इपॉक्सी पाइप्स। तो मतलब आपको समझ आ गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, GRE क्या हो गया? ग्लास रिइंफोर्स्ड पाइप्स। उसके बाद आया GRP हो गया ग्लास रिइंफोर्स्ड पाइप्स और GRE हो गया ग्लास रिइंफोर्स्ड इपॉक्सी पाइप्स। तो उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा है वो है STP। STP दोस्तों होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये एक तरह का प्लांट होता है जिसमें सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और जब वो अपनी साइट पे कहीं काम करने जाए तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।